फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालन। तो मेरे प्रैक्टिकल्स कल ख़त्म हो चुके, तो मैं आज आपको उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैं मतलब नॉन मेडिकल मैंने ले रखा है, तो मैं आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में बता सकती हूँ। और इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स। तो मैं मतलब आज इन पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो आप वाइवा के टाइम प्रिपेयर कर सकते हो। तो और उससे पहले मैं अभी एक पोएम लिख रही थी, क्योंकि अब हमारा फेयरवेल आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो हमारी स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो मैं उस पर एक हमारी 12th बी क्लास है तो उसके ऊपर मैं पोएम लिख रही थी। तो वो मैंने अभी 12th बी के बारे में थोड़ा सा बताया था और अपन हमारी क्लास इंचार्ज के बारे में कुछ लिखा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं क्या लिखूँ, क्योंकि ना एक ही इंसान के ऊपर इतना लिखते लिखते ना उसी पे पेज भर जा रहा था। तो मैं सोची ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बट फिर मैं सोची कि लाइफ टाइम मेमोरी है ये, तो चाहे थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन हर किसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखूँगी उस पोएम में। तो वैसे तो हमारी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे हटा दिया जाए तो 31। तो इतने बच्चों पर लिखना अभी के लिए तो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है, पर देखो क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको अभी अपना वाइवा के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आपका वाइवा हो रहा है, कोई बाहर से कोई टीचर आया हुआ है, तो जाते सबसे पहले उससे उन्हें विश करना आप इससे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना, नर्वस मत होना वहाँ पर जाकर, क्योंकि हम थोड़े से नर्वस थे। तो अभी मैंने सारी चीज़ें अभी सीखी है कि क्या क्या होना चाहिए था। और मेनली पहले तो अब देखा जाए तो बेसिकली वो पूरे के पूरे सिलेबस में से कहीं से भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उनका मूड अच्छा है तो वो पहले आपका प्रोजेक्ट ही देखेंगे। तो आपको ना अपने प्रोजेक्ट पे, जैसे मैंने ईएमआई पे बनाया था, तो मुझे ईएमआई के बारे में सब कुछ अच्छे से आना चाहिए था फिजिक्स के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस बन सकते हैं। और जैसा वो ईएमआई में हमने वो ट्रांसफार्मर आया हुआ है, एसी जनरेटर आया हुआ है, तो उनके बारे में फिर एसी करंट डीसी करंट आ जाएगा। इस हिसाब से ना जितनी भी चीज़ें लिंक है ना एक चीज़ से, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। और वैसे भी वाइवा आपका जब होता है, जब आपका प्री बोर्ड्स के बाद ही आपका वाइवा होता है, तो सारी चीज़ें आप एक बार सबसे गो थ्रू हो चुके होते हो, तो उसके बाद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता अगर आप कंटिन्यूसली रिविज़न कर रहे हो। वो ज़्यादा मुश्किल आपसे नहीं पूछते हैं, उन्हें भी पता ही आपका फर्स्ट टाइम है। और आप एक तो उनसे घबराना मत बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको पाँचों के पाँचों जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें मुझसे क्या क्या सुना था उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा संस्कृत का हुआ था, तो उसके अंदर तो हमसे गीत श्लोक ये सभी सुने थे, और संस्कृत का कुछ ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, तो वो तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो वो मैंने सुना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे फ्रेंड्स का है अभी 2 दिन बाद, नहीं परसों ही है, तो उनसे मैं आपसे पूछती हूँ कैसा गया उनका। वैसे पिछले साल के बच्चे बता रहे थे कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अंदर एक तो बच्चे हैं ना जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके वही काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसी से प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो वो क्या बताते हैं। और इसके बाद हमारा इंग्लिश का हुआ था, तो सर ने ना हमें थोड़ा सा वो दे रखी थी छूट की ना, आप कोई भी चैप्टर बता देना आप कौन सा प्रिपेयर कर रखा है। लेकिन सर ने मुझसे ना मेरे से पूछा नहीं मैंने कर क्या रखा है। वो गए और उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछ लगे थे पोएम्स से कि पोएटिक डिवाइस बताओ, इसको किसने लिखा था, इसके अंदर वो कि इसकी थीम क्या थी, वो किस और ये लाइन है इसका क्या मीनिंग है। और प्रोजेक्ट में मैंने जैसे ऑनलाइन लर्निंग बनाया था, तो उसके ऊपर भी सर पूछ रहे थे कि ऑनलाइन लर्निंग आपके हिसाब से क्या है वो, और जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मेरे प्रोजेक्ट में उनके मीनिंग सुन रहे थे मुझसे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, बस हाँ यही था कि इसका स्टूडेंट लाइफ में क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है इसके। तो इंग्लिश का भी ठीक ठाक हो गया था। फिर आया था मैथ्स में भी कोई एक्सटर्नल तो आए नहीं थे, तो हमारे सर ने हमसे सभी चैप्टर, जैसे मेरे साथ इंटीग्रेशन के फॉर्मूला सुने थे, और कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने ये सुना था कईयों से कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, वो अगर कोई अनबाउंडेड ग्राफ बन रहा है तो वो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन पैरेलल है, और को इनिशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स, मतलब यही थे मेन। जैसे वेक्टर वाला चैप्टर सर ने ले रखा था मेन, और ये इंटीग्रल्स वाला चैप्टर और ये डेरिवेशन वाला चैप्टर, तो ये कुछ चैप्टर्स थे। इन सर ने हमें 2-2 3-3 पेजेस के जो बनवा रखे थे हर चैप्टर के आगे इंट्रोडक्शन के, उन्हीं में से हमसे सर ने चीज़ें पूछी थी। और इतना हमें मतलब सभी बच्चों का अच्छा गया था, सभी ने सुना दिया था सब।
और इसके बाद हमारा हुआ था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हमारे से मैम ने कुछ भी कहीं से भी सुन ली थी हमें, मतलब हम ये था अगर हमने 4-5 क्वेश्चंस तक भी नहीं बता पा रहे थे तो वो पूछ रही थी कि आपने कर क्या रखा है, तो हम जो बता रहे थे फिर मैम उनसे सुन रही थी। मुझसे तो मैम ने जैसे प्रैक्टिकली उसमें से पूछा था पोटाश एलम और मोहर सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा इसी तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिगेंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, और क्या था कि रेडिकल्स और आयंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे कि आप जैसे कोई भी और पूछी थी आज आपने किया क्या था, एम बताओ उस चीज़ का, उससे आप क्या क्या कर सकते, और प्रोसेस पूछी थी थोड़ा बहुत। और हाँ इसी तरह से यानी कि आपने जो जो प्रैक्टिकल फाइल में लिख रखा था उन सभी के एम से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। और मैम ने एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल के एग्जांपल्स पूछे थे, ये होते क्या ये पूछा था। तो ये कुछ चीज़ें थी केमिस्ट्री में जो हमें मेरे को पता चला। हाँ, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है उसकी यूनिट बताओ, और ये सेल्स बैटरी है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी। तो ये आप चीज़ें पढ़ते हैं ना, आपको वैसे तभी आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें कल पूछी जा सकती है। और वो एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसे है। अब कुछ होते हैं जो सभी से इजी पूछते हैं और कुछ होता है वो थोड़ा सा फंसा देते हैं, और बीच बीच में कुछ ही बच्चे फंस जाते हैं, कुछ से तो इजी सुन लेते हैं और कुछ बच्चे बीच में फंस जाते हैं। और फिज़िक्स का हमारे को थोड़ी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैम वो लगी थी, तो वो थोड़े ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रही थी, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही। जैसे मेरे से उन्होंने सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड अलग से कुछ केस बना दिया था, फिर वो पूछा था, फिर मैंने बता दिया था थोड़ा, मतलब जिस हिसाब से मुझे आइडिया हुआ कि इसका क्या आंसर हो सकता है तो मैंने बता दिया था। वो क्वेश्चन ही मेरे को 3-4 बार समझ आया था, उन्होंने मेरे को लिख के समझाया कि बेटा ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 5 में से फिज़िक्स का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो भी आप इजीली कर सकते हो। मेनली तो ओवरऑल ये है कि आपको ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ना अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा आना चाहिए। जैसे मेरा अमीन्स था तो मैंने अमीन्स की पूरी एनसीईआरटी पढ़े रखी थी, और पर हुआ ये कि मेरे से अमीन से कुछ पूछा ही नहीं गया था। लेकिन आप केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी पक्का पढ़ो ही पढ़ो, और फिज़िक्स में भी अगर नोट्स बनवा रखे तो वो कर लो, वरना आप एनसीईआरटी फिज़िक्स की भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको कोई ना कोई एक चैप्टर, मतलब फिज़िक्स में एक यूनिट और हाँ केमिस्ट्री में भी एक यूनिट कम से कम आपको अच्छे से आनी चाहिए, कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपने कर क्या रखा है, आप ना सुना पा रहे हो तो आप वो यूनिट बोलो, और कम से कम उसमें से आप कुछ सुना सको उनको। और मेनली आपको ना केमिस्ट्री में सारे के सारे लॉज, नेम, रिएक्शंस आने चाहिए, ताकि वो आपसे पूछे हेनरी लॉ क्या होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप, सामने वाला आपसे बेसिक ही पूछेगा कि लॉज बताओ कि क्या कौन कौन से किस चैप्टर में लॉज आए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल बता दो, हेनरी लॉ की वो बता दो, एप्लीकेशंस बता दो, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा टी भी क्या डिनोट करता है। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, और आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and subscribe.